बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि किस तरह से जो है वो करंट एक जगह से दूसरी जगह फ़्लो होता है, उसके अंदर कौन कौन से सोर्सेस आ जाते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स, कौन कौन से लाज आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट होता क्या है। चार्जेस इन मोशन को कहते हैं करंट। करंट के फार्मूलाज है क्यू ओवर टी, यानी कि चार्जेस पर यूनिट टाइम, और चार्जेस के लिए एन ई भी आ सकता है, और चार्जेस का यूनिट सी, और टाइम के लिए सेकंड। इसे एम्पियर भी कहा जाता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी यानी कि करंट की इस तरह ऐसा इतनी डायरेक्शन नहीं होती, होती है रिवर्स और वो उस तरह से, लेकिन जिस तरह से वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है उस तरह से नहीं। ईल एक इस तरह की फिश होती है, अगर उसके ऊपर कोई अटैक करे या उसने किसी को पकड़ना हो तो वो 600 वोल्ट का जो है वो उसे झटका दे के अपना प्रे पकड़ लेती है। सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। लिक्विड के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्लो करते हैं। गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं और आयंस भी फ्लो करते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें ये पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस तरह से भी कोई भी एंटी टेस्ट की आप प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर किसी जगह पे कन्वेंशनल या इलेक्ट्रिक करंट दिया हो, आपने जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ना, सिर्फ उससे ही फॉलो करना होता है। अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक हो या चार्जेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट हो, उसको फॉलो नहीं करना होता। कैलकुलेशन में चीज़ याद रखनी है कि हमेशा कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करना है, ठीक है, और जो दूसरा है उसको फॉलो नहीं करना। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ये जो है वो यहाँ से पॉजिटिव जा रहे हैं, ईएमएफ की डायरेक्शन जो है वो या इस तरफ को है, ठीक है, तो स्टेडी करंट फ्लो होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके ऑपोजिट मूव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इसकी हो सकती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी जो होती है मेनली 10⁻⁵ के ऑर्डर में होती है। मेनली जो इनकी वेलोसिटी टेम्परेचर के ऊपर होती है वो सेवरल 100 किलोमीटर्स तक हो सकती है। अब यहाँ पे इसके कुछ सोर्सेज दिखाए गए हैं करंट के और ईएमएफ के। करंट के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया है सेल। सेल जो है ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में चार्जिंग और नॉन रिचार्जेबल इसका फर्क आता है। ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो जनरेटर्स होते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं। थर्मोकपल्स हीट एनर्जी को। नीचे एक थर्मोकपल दिखाया गया, एक हॉट जंक्शन है, एक कोल्ड जंक्शन है। इस तरह से जो है वो करंट आ रहा है, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक जंक्शन है, इस तरफ से जो है वो करंट आ रहा है। इसकी वजह से जो है वो हम कह सकते हैं ये एक सिल्वर की डबल वायर है। सी बैक इफेक्ट कह सकते हैं इस डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ को, और ये डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ रिवर्स भी हो सकती है अगर हम हॉट और कोल्ड जंक्शंस को रिवर्स कर दें। यहाँ पे ईएमएफ को फाइंड करने का तरीका भी है अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर। अल्फा बीटा जो होती है थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। जब आपको ईएमएफ यहाँ से फाइंड करनी होगी, ये आपको दिए होंगे, गिवन होंगे, और इनकी वैल्यूज जो है वो नेचर ऑफ मटीरियल मेटल पे डिपेंड करती है, यानी कि जिस तरह का मेटल होगा उसके लिहाज से वेरी करती है। यहाँ एक इसी का ग्राफ दिखाया गया है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ है कॉपर और आयरन का जो है वो मिक्सचर। अगर दो वायर्स हो, एक कॉपर और आयरन की हो, तो ईएमएफ बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ती है, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जहाँ पर ईएमएफ मैक्स आ जाती है। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और यहाँ पर कॉपर और आयरन के लिए 518 या केल्विन या 270 या 518 डिग्री फ़ारेनहाइट, 270 डिग्री सेल्सियस या 543 केल्विन, ये इसके लिए नॉर्मल रेंज है। इसके बाद जब आप बढ़ाएंगे तो वो कम होगी। इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, जब करंट बहेगा कुलियन होगी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट, और यहाँ पर आ जाएगा जॉल्स लॉ। इस तरह से ये पावर का, और साथ में अगर हम टी लगा देंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी बन जाएगी, और ये एच यहाँ पर एनर्जी है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा यहाँ पर, जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने आप जनरेट होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर और डिस्टेंस करंट एलिमेंट से, कहाँ पर कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है। केमिकल इफेक्ट के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस आ जाएगी। वोल्टामीटर क्या होता है, वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डिप्ड हो, और वहाँ पर उनको इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है वो दिया जाए। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, याद रखना है। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है। नेक्स्ट आ जाता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ ये कहता है कि जितना करंट जहाँ पर फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर, प्रेशनल डिफरेंस के ऊपर, कि वो कितना दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये आ जाएगा V=IR। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये जो है वोल्टेज की अमाउंट ऐसा करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, और R डिपेंड कर रही होती है यहाँ पर नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी, और इवन डायमेंशंस, लेंथ, एरिया, इनके ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। अगर एक ओहमिक डिवाइस है V
अगर वाई एक्सिस पर और आई एक्स एक्सिस पे, स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन, वाई ओवर एक्स, तो वी ओवर आई, तो यहाँ से वी ओवर आई क्या है, आर। लेकिन अक्सर जो यहाँ पर फ्लो दिखाए होते हैं, जिससे ग्राफ दिखाए होते हैं, यहाँ पर आई लेते हैं, यहाँ पर वी लेते हैं, तो उसकी स्लोप 1 ओवर आर होती है। और 1 ओवर आर क्या है, कंडक्टेंस, जिसे जी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर नॉन ओहमिक डिवाइस है उसके लिए इस तरह का बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आता, जिस तरह ओहमिक में होता है कि करंट में हाई वोल्टेज बढ़ जाएगा। नॉन ओहमिक डिवाइस में ये होता है कि अगर सबसे पहले यहाँ पर एक फिलामेंट बल्ब की एग्जांपल दिखाई गई है। अगर आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से करंट जो है वो फिर इतना नहीं बढ़ता, उसकी कर्व इस तरफ को आना शुरू हो जाती है। क्यों आती है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो रेजिस्टेंस और स्लोप यहाँ पर उलट है। ठीक है, यहाँ पर स्लोप जो है आई ओवर वी है, 1 ओवर आर है, यानी कि जी है। जितनी रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो रही है, स्लोप कम हो रही है, यानी कि जी कम हो रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ी है, कंडक्टेंस कम हो रही है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ी है, और यहाँ पर हमने देखा रेजिस्टेंस और करंट का भी इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर करंट भी कम होगा। और ये पॉजिटिव, यानी कि नेचर में ऐसे ही होता है। और इसका जो है वो कोफिशिएंट जो होगा वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की या थर्मिस्टर की, वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ उलट है। वहाँ जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो गई, स्लोप बढ़ गई। करंट बढ़ गया क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंडक्टेंस बढ़ रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। और वहाँ पर जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। वाई, क्योंकि वहाँ पर अब वोल्टेज कांस्टेंट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है, तो वो एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट को शो करता है। ठीक है, आगे आ जाती है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस होती है। या तो इनकी बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, बाकी बातें इसकी सेम ही होंगी। जिस तरह ऊपर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, स्लोप बढ़ जाएगी। और यहाँ पर हाई प्रेशर के ऊपर हम सिरामिक क्या होता है, सिरामिक होता है मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर। उसके ऑक्साइड अगर हम लें, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, इस तरह के हम जो है इनके ऑक्साइड ले लें, उसके बाद इनको बेक कर लें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो ये थर्मिस्टर बन जाते हैं। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो यह कि हमें बचाता है करंट, यानी कि करंट सर्जेस से हमें बताता है। अगर हम सीरीज़ में लगाएंगे रेडियो वेल्व्स तो ये हार्मफुल होगा। मॉडर्न एप्लीकेशन इसकी क्या है, यानी कि जितने हम मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं उनके अंदर भी थर्मिस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसको ओवर हीटिंग से बचाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है वो एक्सेसिव टेम्परेचर हो वहाँ पर ये एज एन अलार्म भी के तौर पर भी यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फार्मूला अक्सर मुझे जो है वो भूल जाता था। मुझे लगता था अक्सर ये एरिया ऊपर है, लेंथ नीचे है, तो मैंने इसके लिए एक वर्ड निकाला था, रोला। ठीक है, व्हाट इज रोला, ये जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसे कहता है रो, और एल ओवर ए ला। ठीक है, इस तरह से याद रहेगा। और ये रेजिस्टेंस हम पहले ही बात कर चुके हैं, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ जो बच्चों को जो है वो काफ़ी तंग करती है वो है स्ट्रेच और एक्सपेंड का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर एक वायर आप उसको खींच के लंबा कर रहे हैं, ठीक है, एक तो उसकी मोटाई कम होगी, मतलब उसका एरिया जो है वो क्या हुआ, उसका एरिया कम हो गया लेकिन लेंथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, इस कंडीशन में आपने डेल्टा वी जो होता है, इस कंडीशन में आपने जो डेल्टा वी होता है ना, इसको बराबर रखना होता है। अगर आप लेंथ को 2 टाइम्स कर रहे हैं तो एरिया को हाफ करें। ठीक है, ताकि जो डेल्टा वी है ना, वॉल्यूम, वो बराबर रहे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लेंथ को हाफ करें, वैसे मैंने जो बताया उसके लिहाज से लेंथ डबल हुई थी, एरिया हाफ हुआ था। ये कंप्रेस वाला फैक्टर है। अगर एरिया डबल हो जाए तो लेंथ जो है वो हाफ ही रहे, तो इस लिहाज से भी जो है वो हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे, मैंने लेंथ की डबल, एरिया मैंने क्या किया था, हाफ, तो ये 2 भी ऊपर चला गया, तो ये फिर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, इसका यूनिट ओम होता है, कंडक्टेंस इसके उलट होती है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो भी इसके उलट होगा, या ओम इनवर्स होगा, या मोहो होगा, या साइमन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यहीं से फॉर्मूला से निकाल लें, ए उधर एल नीचे, तो इसे आप राल कर लें। ठीक है, वो रोल है जब रेजिस्टेंट है, जब रेजिस्टिविटी आई तो उसके लिए आर एल रोल। ठीक है, इसका यूनिट ओहम मीटर होगा। ठीक है, इसकी डिपेंडेंस क्या है, देखें ये जो है यहाँ पर फार्मूला में आपको नजर आ रहा होगा, एरिया और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इन एक्चुअल के डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन में आपको कहें 70 बार कहें एरिया इतना था, इतना हो गया, एरिया उतना था, अब इतना भर गया, अब इतना कम हो गया,
लेंथ इतनी होगी, पहले इतनी थी, अब रेजिस्टिविटी क्या होगी। आपने तस से मस नहीं होना, आपने कहना रेजिस्टिविटी सेम है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। जब तक आप इनको नहीं छेड़ेंगे रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी। और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के उलट है। फिर इसके यूनिट भी इसके उलट ही आएंगे। जैसे उसका ओहम मीटर था ना, ये ओहम इस तरह से, ये मीटर स्क्वायर और मीटर नहीं, मीटर मीटर से कट गया ओहम मीटर, तो इसका उलट ओहम मीटर का इन्वर्स ले लें, ओहम का अलग से इन्वर्स, मीटर का अलग से, या आप साइमन मीटर कह लें या मोहम मीटर इन्वर्स, सारे यूनिट इस तरह से आ जाएंगे। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए जिस तरह एक मीन वैल्यू निकालती है, तो आपने इस फॉर्मूला से जो है वो हेल्प लेनी है। देखिए फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ना की फार्मूलाज की ज़रूरत होती है। अगर आपको की फार्मूलाज पे आपकी ग्रिप नहीं ना अच्छी, तो आप अपने कॉन्सेप्ट का ना जाके अचार डाल लें, फिर आपके कॉन्सेप्ट आपके किसी काम के नहीं है। आपको की फार्मूलाज याद होने चाहिए। ये बात लिखी हो तो मैंने क्या करना है, ये बात लिखी हो तो मैंने क्या करना है। देखिए यही चीज़ें रिपीट होती हैं इंटी टेस्ट के अंदर। ये नहीं होता हर दफ़ा वो नई चीज़ निकालते हैं, अक्सर यही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं कि पहले इतना था, अब क्या होगा, अब क्या था, और ये रिलेशनशिप वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अभी मैंने कहा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंट भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो रेजिस्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बढ़ती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर है कि ये फार्मूला डेरिवेशन है। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि एमडी कैट के अंदर या कोई नम्स का या जो भी आपने टेस्ट देना हो उसके अंदर ये डेरिवेशन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपने वहाँ पर फार्मूला डराइव करके नहीं दिखाना उन्हें, ठीक है, आपने सिर्फ वहाँ पर आंसर लगाना होता है। तो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज होगा ओरिजिनल रेजिस्टेंस के मुताबिक, जितनी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगी उसी मुताबिक से चेंज आएगा, ठीक है। उसके लिहाज से आप ये फार्मूला ड्राइव कर ले। इसको ख़त्म करके जो है वो आप ये दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप में जब आप इसे इकट्ठा करेंगे तो फिर यहाँ पे जो अल्फा आएगा ये कांस्टेंट आ जाएगा, उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल ले। आप रेजिस्टेंस के अंदर ये पुट कर सकते हैं उसकी फुल वैल्यूज़, तो आपको ये पता चल जाएगा या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस या फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन, ये वो उस टेम्परेचर कोफिशिएंट के होगा बराबर। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस किस का था अभी बताया मैंने, फिलामेंट बल्ब और ये जो कॉपर वगैरह की वायर्स हैं इनके लिए। और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट सेमीकंडक्टर डायोड और थर्मिस्टर के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पॉइंट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।